हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो बेटा हम पढ़ रहे थे अल्कोहल, फ़िनोल और ईथर वाला चैप्टर। तो उसमें हमने लास्ट लेक्चर में प्रिपरेशंस ऑफ फ़िनोल पढ़ी थी कि फ़िनोल को लैब के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर कैसे तैयार किया जाता है, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। आज हम पढ़ेंगे फ़िनोल के रिएक्शंस, कि फ़िनोल जब किसी दूसरी चीज़ों के साथ रिएक्ट करता है तो उसके रिएक्शंस कैसे होते हैं, प्रोडक्ट हमें क्या क्या मिलती है, और आपका उसका अटैक कहाँ कहाँ पे हो सकता है। तो आज उसके हमने रिएक्शंस पढ़ेंगे। ये आपका पेज नंबर 316 या 316 सफ़े पे आपके रिएक्शंस ऑफ फ़िनोल आते हैं, 316 पे आते हैं आई थिंक। तो वहाँ से आपने बच्चे इसको तैयार करने हैं। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। आपने बात याद रखनी है कि जो फ़िनोल होता है ना, वो हमें पता है कि बेंजीन रिंग होता है, उसके ऊपर OH ग्रुप लगा होता है, हम उसको फ़िनोल कहते हैं। अब जो ये फ़िनोल्स होते हैं ना, ये दो तरह के रिएक्शंस देते हैं। एक रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें आपका जो फ़िनोल होता है उसका जो OH ग्रुप होता है वो इन्वॉल्व होता है। हम ये कह सकते हैं कि फ़िनोल के ना दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। पहले जो फ़िनोल के रिएक्शंस आते हैं वो आपके पास आते हैं रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप, रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप, कि जो फ़िनोल के अंदर जो OH ग्रुप होता है ना उसकी वजह से रिएक्शन होते हैं। और दूसरे रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें जो फ़िनोल होता है उसका जो बेंजीन रिंग होता है ना वो इन्वॉल्व होता है। तो हम ये देखेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि फ़िनोल के अंदर जो OH ग्रुप की वजह से जो रिएक्शंस होते हैं ना वो बच्चे कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं वो हम आज स्टडी करते हैं। जिसमें फर्स्ट वन रिएक्शन आता है वो है जी साल्ट फॉर्मेशन, कि जब हम फ़िनोल का किसी चीज़ के साथ रिएक्शन करवाते हैं, खासकर किसी अल्कली के साथ या बेस के साथ, तो उससे हमारे पास ना साल्ट की फॉर्मेशन होती है, साल्ट आपके पास बनता है। वो कैसे बनता है वो हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ये लिखा है बेंजीन रिंग, और इसके साथ मैंने यहाँ पे OH ग्रुप लगाया, मतलब ये आपका फ़िनोल है, ये फ़िनोल है। और अगर हम इस फ़िनोल को अगर हम ट्रीट करवाते हैं NaOH के साथ, NaOH इज़ अ बेस, या इसको अल्कली भी कहते हैं, किसी अल्कली के साथ, या यहाँ पे हम KOH भी इस्तेमाल कर सकते हैं। NaOH या KOH का हम यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं, एक्वस सोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये यहाँ पे पानी भी इन्वॉल्व होता है। और हमें पता है कि जो फ़िनोल होता है ना वो वाटर से ज़्यादा एसिडिक होता है, फ़िनोल इज़ मोर एसिडिक देन वाटर। तो फ़िनोल का जब हम व्हेन फ़िनोल इज़ ट्रीटेड विद एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH, एक्वस सोल्यूशन NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो देन वी गेट साल्ट। तो हमें यहाँ पे जो होता है वो साल्ट मिल जाता है। उसका कैसे रिएक्शन होता है? अब फ़िनोल मैंने कहा एसिडिक होता है, और जो चीज़ें एसिडिक होती हैं वो क्या करती हैं, आसानी से H को रिमूव कर देती हैं। यहाँ से H पॉजिटिव यहाँ से निकल जाता है। जैसे ही यहाँ से H पॉजिटिव निकलता है, आपके पास क्या होता है कि जो ये आपकी बेस होती है, यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड होता है ये भी ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ से ये H पॉजिटिव और ये वाला OH, ये दोनों मिलकर बना देते हैं H2O, मतलब H2O की फॉर्मेशन भी साथ होती है। साथ पीछे क्या बच जाता है, यहाँ पे ये O बचता है और यहाँ पे Na बचता है। ये O के ऊपर नेगेटिव आता है और Na के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव इसके साथ आके लग जाता है। तो रिजल्ट में हमें ये आपका बेंजीन रिंग ऐसे ही आ जाएगा, ये वाला, और यहाँ पे ये O था, O नेगेटिव, और ये वाला Na इसके साथ आके लग गया है, ये आपके पास बन गया जी। दिस इज सोडियम एथोक्साइड, इसको हम सोडियम एथोक्साइड का नाम देते हैं, या इसको कहते हैं ये साल्ट आपके पास बन गया है। साल्ट वो होता है जिसमें कोई मेटल आ जाए, जैसे यहाँ पे Na एक मेटल है, तो ये आपके पास साल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ से जो बात सीखने वाली वो ये वाली है कि इसमें जो बेंजीन रिंग है वो ऐसा चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट है, उसका रिएक्शन में कोई हिस्सा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो हिस्सा फिनोल का इन्वॉल्व हो रहा है वो ये वाला OH ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप, कि OH ग्रुप की वजह से जो रिएक्शन हो रहा है वो ये वाला है, साल्ट फॉर्मेशन, जब इसका NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं। आगे था सेकेंड रिएक्शन, दैट इज़ ईथर फॉर्मेशन, कि ईथर की फॉर्मेशन होती है फ़िनोल से, कि जब हम फ़िनोल का किसी चीज़ के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उससे हम ईथर भी बना सकते हैं। अब ये कैसे बनता है? ये बेसिकली रिएक्शन दो स्टेप के अंदर होता है। पहले स्टेप के अंदर हम फ़िनोल का किसी अल्कली के साथ रिएक्शन करवाते हैं, और सेम जो यहाँ तक काम किया होता है ना ये काम करते हैं, जिनके सोडियम एथोक्साइड बनाते हैं। फिर इसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर हम आगे मूव होते हैं ईथर की फॉर्मेशन के लिए। अब ये कैसे होते हैं ये देखते हैं। जैसे ये आपका फ़िनोल है, बेंजीन रिंग और OH ग्रुप लगा हुआ है, तो ये आपका फ़िनोल है। इसका अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन करवाता हूँ प्लस NaOH के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे ये वाला रिएक्शन करवाएंगे, तो हमें पता है कि जैसे यहाँ पे रिएक्शन हुआ है कि यहाँ से आपका ये OH बॉन्ड ब्रेक होगा, H का H पॉजिटिव निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, दोनों मिलके वाटर बना देंगे, और ये Na इसके साथ लग जाएगा, तो ये बन जाएगा सोडियम एथोक्साइड। हम यहाँ तक पहुँच गए, ये फर्स्ट स्टेप है। अब सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होता है, इस फिनोल का हम दो तरीक़ों से रिएक्शन करवा सकते हैं। इस एथोक्साइड का, सोडियम एथोक्साइड का जो साल्ट है, इसका दो तरीक़ों से रिएक्शन करवा सकते हैं। पहले हम क्या कर सकते हैं कि इस सोडियम एथोक्साइड का अगर हम रिएक्शन करवा दें किसी अल्काइल हैलाइड के साथ, जैसे मैंने लिखा CH3I,
यानी कि आपका सोडियम एथोक्साइड प्लस CH3I, इसके साथ इसका रिएक्शन करवा दें तो उससे हमें यहाँ पे ईथर बन जाता है। अब इससे ईथर कैसे बनता है, जैसे यहाँ पे ये देखो ये O के ऊपर नेगेटिव है, Na के ऊपर पॉजिटिव है। ये नेगेटिव वाला हिस्सा क्या करता है, ये वाला, ये इस CH3 के ऊपर आगे अटैक करता है, क्योंकि CH3 के ऊपर पॉजिटिव होता है और I के ऊपर नेगेटिव होता है। तो CH3 के ऊपर अटैक करेगा और ये जो आपके पास Na होता है ये आपके पास बेसिकली अटैक करता है I के ऊपर। अब जैसे ये O जो होता है ये बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होता है। अब जैसे ही O जो होता है ये CH3 के साथ अटैक करता है, CH3 को यहाँ से हटाता है और अपने साथ आके लगा लेता है। तो रिजल्ट में आपको जो प्रोडक्ट मिलती है, आपका ये बेंजीन रिंग ऐसे ही आ जाएगा, ये वाला बेंजीन SH, साथ आपका ऑक्सीजन था और इसके साथ आके CH3 लग गया है, ये वाला। दिस इज़ ईथर, ये आपके पास ईथर बन गया और साथ क्या बनेगा, ये Na और ये वाला I, ये साथ अलग हो जाएगा, यानी कि साथ आपका NaI भी बनता है, सोडियम आयोडाइड भी साथ जो होता है बन जाता है। दिस इज़ ईथर, ये आपका ईथर बन जाता है, ये आपका जो होता है वो ईथर, आपका जो ईथर की फॉर्मेशन हो जाती है। तो हम एक इस तरीके से ईथर बना सकते हैं। दूसरा हम ईथर इस तरीके से भी बना सकते हैं कि शुरू से रिएक्शन ऐसे ही लेके आए, सोडियम एथोक्साइड बना लें। जैसे सोडियम एथोक्साइड बन जाता है, इसका रिएक्शन करवाएं हम डाई अल्काइल सल्फेट के साथ। दिस इज डाई अल्काइल सल्फेट, CH3 ट्वाइस SO4, डाई अल्काइल सल्फेट कहते हैं। इसके साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं, इसमें CH3 के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, SO4 के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है। ये सोडियम एथोक्साइड क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा, इसका जो ये नेगेटिव हिस्सा है वो इस CH3 के ऊपर अटैक करेगा और जो ये Na है ये अटैक करेगा SO4 के ऊपर। अब रिजल्ट में आपके पास क्या होता है, जब इसका रिएक्शन करवाते हैं, ये आपका जी बेंजीन रिंग ऐसा अच्छी आ गया कि बेंजीन रिंग कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो रहा। इसका जो ये O है ये यहाँ पे अटैच है, ये O। अब यहाँ पे ना CH3 के दो ट्वाइस है, CH3 ट्वाइस। अब इसमें दोनों CH3 इसके साथ नहीं लग सकते क्योंकि ऑक्सीजन के पास सिर्फ एक ही जगह लगने की, तो इसमें जो एक CH3 ग्रुप होता है ना वो यहाँ पे आके लग जाता है और ये आपका कंप्लीट ये वाला ईथर आपके पास जो होता है वो बन जाता है। अब ये बन जाता है और साथ आपके पास क्या बचती है, साथ आपके पास बचता है ये Na SO4 और यहाँ से एक CH3। तो साथ हमें यहाँ से जो और आपके पास चीज़ें बचती हैं वो बचता है जी CH3 SO4 Na, ये आपकी जो होती है एज अ साइड प्रोडक्ट भी इसके अंदर जो होती है वो बन जाती है। तो मेन आपकी ये मेजर प्रोडक्ट है। आप सिर्फ इसी को लिखें, बेशक इसको ना भी लिखें तो काम चल जाएगा, लेकिन इसको ज़रूर लिखना है। तो यहाँ तक आपका जो होता है वो काम हो जाता है। तो ये कहलाता है ईथर फॉर्मेशन। ये रिएक्शन नंबर 2 है और ये हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप कि फिनोल का जो OH होता है वही रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है, बेंजीन रिंग हिस्सा नहीं ले रहा। ये बात आपने याद रखनी है। तीसरा रिएक्शन आता है दैट इज़ एस्टर फॉर्मेशन, कि हम फिनोल से ना एस्टर भी बना सकते हैं। अब फिनोल से एस्टर कैसे बनाते हैं, हम क्या करते हैं, फिनोल ले लेते हैं, इसका रिएक्शन करवाते हैं एसिड क्लोराइड या क्लोरो एसीटेट या एसीटाइल क्लोराइड भी कहते हैं, उसके साथ इसका रिएक्शन करवाया जाता है और रिजल्ट में आपके पास एस्टर की फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे ये आपका फिनोल था, दिस इज़ फिनोल, और ये आपका है CH3 COCl, इसको हम जो है वो क्लोरो एसीटेट भी कहते हैं, एसीटाइल क्लोराइड भी कहते हैं। इसके साथ इसका रिएक्शन करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली, किसी अल्कली की मौजूदगी में या किसी बेस की मौजूदगी में। तो व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद एसीटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली, अल्कली की मौजूदगी में रिएक्शन करवाया जाता है, देन वी गेट एस्टर, तो उससे हमें जो होता है वो एस्टर मिलता है। अब ये रिएक्शन कैसे होता है, फिर हमें पता है कि हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप, OH ग्रुप हिस्सा लेगा इसके अंदर। अब OH ग्रुप में क्या होता है कि ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से इसका H निकल जाता है, यहाँ से इसका H निकल जाएगा। अब यहाँ से ये दो चीज़ें, एक ये एसीटाइल क्लोराइड प्लस NaOH, इसमें क्या होता है, जैसे ही यहाँ से H निकलता है ये वाला बॉन्ड भी यहाँ से ब्रेक हो जाता है, यहाँ से इसका क्लोरीन अलग हो जाता है और ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है वो इस H की जगह के ऊपर आके लग जाता है। तो रिजल्ट में हमें जो यहाँ पे प्रोडक्ट मिलती है वो मिलेगी आपका ये बेंजीन रिंग ऐसा ही आएगा, क्योंकि ये इसमें हिस्सा नहीं ले रहा, इसमें इसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, बेंजीन रिंग ऐसे ही आ जाएगा। इसके साथ अटैच था ऑक्सीजन, यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन लगा दिया और H की जगह के ऊपर ये वाला आके लग गया COCH3, तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जी COCH3, ये वाला। दिस इज़ एस्टर, ये आपका जो होता है वो एस्टर बन गया। अब साथ क्या बना है, साथ क्या बच गया है, यहाँ से आपका एक H, यहाँ से आपका Cl और यहाँ से आपका NaOH, ये चीज़ें बची हैं। अब यहाँ से आपके पास क्या बन रहा है, ये Na है, ये Cl है, ये Na को Cl नज़र आएगा, ये फ़ौरन NaCl बना देगा और यहाँ से H और यहाँ से OH, ये वाला जो बचा होगा ये आपके पास H2O, यानी कि ये आपकी दो जो होती हैं वो साइड प्रोडक्ट, मतलब कि आपकी जो होती है बाई प्रोडक्ट बन जाती है। मेन आपकी ये वाली प्रोडक्ट है एस्टर, तो यहाँ से एस्टर की फॉर्मेशन हो जाती है।
ये था आपका नंबर 3 रिएक्शन। अब आते हैं नंबर 3 रिएक्शन में। आगे को रिएक्शन में मैंने लिखा हुआ है कि एक तो फिनोल का एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें एस्टर मिल जाता है। एक इसको और तरीके से भी बना सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, फिनोल का रिएक्शन करवाते हैं एसिडिक एनहाइड्राइड। दिस इज एसिडिक एनहाइड्राइड, ये एसिडिक एनहाइड्राइड है, इसको अपने याद रखना है। ये जो एसिडिक एनहाइड्राइड ये वाला होता है ना, CH3 C डबल बॉन्ड O फिर C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या होता है बेसिकली आपके पास होता है जी CH3 C डबल OH, ये होता है। हम इसके ना 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, इसके 2 मॉलिक्यूल को जोड़ा जाता है और इसमें से वाटर की रिमूवल करवा देते हैं, तो उसके रिजल्ट में आपके पास एसिडिक एनहाइड्राइड जो होता है वो बन जाता है। इसके अगर 2 मॉलिक्यूल है उसको आपस में जोड़ा जाए, वाटर उसमें से निकाल दें, ठीक है, तो आपके पास एसिडिक एनहाइड्राइड बन जाता है। यानी कि इसके हम 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, ये वाले, ये 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो यहाँ से फॉर एग्जाम्पल एक H निकल जाता है, यहाँ से एक OH निकल जाता है, ये वाले दोनों हिस्से जुड़ के आपके पास ये ऐसा जो होता है वो बना देते हैं। इसको शायद बुक के ऊपर उन्होंने ऐसा भी लिखा हो कि ये O लिखा हो और फिर आगे अंदर लिखा हो CH3CO ट्वाइस, ऐसे भी हम इसको लिखते हैं। तो ये फिनोल है। व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद एसिडिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड, हम यहाँ पे एसिड इस्तेमाल करते हैं एज अ सॉल्वेंट, वो हम सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं, HF इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी। उसकी मौजूदगी में रिएक्शन करवाया जाता है। अगेन वही होता है कि ये जो फिनोल होता है इसका ये वाला जो H होता है यहाँ से रिमूव हो जाता है, H निकलता है, और जैसे ही यहाँ से इसका H निकलता है ये वाला जो बॉन्ड होते हैं ना ये भी ब्रेक होते हैं। अब ये कैसे ब्रेक होते हैं, अब इसको मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ, इसका ये वाला हिस्सा अलग हो जाता है, ये वाला हिस्सा इसका अलग हो जाता है। जो इसका ये वाला हिस्सा अलग हुआ है, ये वाला एसीटेट बोलते हैं इसको, CH3 C डबल बॉन्ड O फिर O, ये वाला हिस्सा इस H के साथ मिलके ये बना देता है CH3 C डबल OH, एसिडिक एसिड बन जाता है। और जो ये हिस्सा बच गया है C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ से उठाते हैं हम और इस H की जगह के ऊपर ऑक्सीजन के साथ लग जाता है, ये वाला आपके पास ये वाला बन जाता है। यानी कि आपके पास एस्टर की फॉर्मेशन जो होती है वो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो एस्टर की फॉर्मेशन 2 तरीकों से हम कर सकते हैं। पहला कि व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड देन एस्टर इज फॉर्म्ड, एंड व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद एसिडिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड HF or H2SO4 देन वी आल्सो गेट एस्टर, तो उससे भी हमें जो होता है वो एस्टर मिल जाता है। ये था नंबर 3 रिएक्शन। बस याद ये रखना है, इसकी हेडिंग याद करनी है बच्चे आपने। दूसरी जो भी रिएक्शन याद करते हैं, एक तो हेडिंग याद करते हैं, फिर हेडिंग को देखकर रिएक्शन को सेट किया जाता है कि मैंने ये चीज़ का इसके साथ रिएक्शन करवाना है और ये बनेगा, उसको सेट किया जाता है, ठीक है। और फिर देखते हैं कि जो बनानी चीज़ होती है फिर आपने ये देखना होता है कि रिएक्शन हम पढ़ कौन से रहे हैं। रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं ड्यू टू OH ग्रुप, कि इसमें बेंजीन रिंग ऐसे ही आएगा, सिर्फ आपका OH ग्रुप इन्वॉल्व होता है, तो वो आपने इसको ऐसे याद रखना है। अब आता है नंबर 4 रिएक्शन, रिएक्शन विद जिंक डस्ट, कि हम अल्कोहल लेते हैं, फिनोल लेते हैं सॉरी, तो उसका रिएक्शन करवाते हैं जिंक डस्ट के साथ, जिंक पाउडर के साथ रिएक्शन करवाया जाता है। इसकी बेसिकली इसके साथ डिस्टिलेशन करवाई जाती है। तो फिनोल का जब इसके साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो ये जो फिनोल होता है ना इसके लिए बेसिकली यहाँ पे रिडक्शन हो जाती है, इसकी बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है। रिडक्शन कहते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, कि फिनोल में से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, कि यहाँ जो फिनोल होता है इसमें से ऑक्सीजन बाहर आती है, ऑक्सीजन बाहर आती है, और ये वाली जो ऑक्सीजन होती है ना, ये वाली जो ऑक्सीजन होती है वो ZN के साथ मिलके बना देती है ZNO, जिंक ऑक्साइड, और ये जो H होता है वो इसके अंदर बेंजीन रिंग के अंदर चला जाता है। रिजल्ट में आपको पूरा बेंजीन मिल जाता है, यानी कि यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन हो रही है। हम इसको ये भी लिख सकते हैं रिएक्शन विद जिंक डस्ट को फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद जिंक डस्ट, जिंक डस्ट की मौजूदगी में रिएक्शन करवाते हैं, देन रिडक्शन इज कैरिड आउट, तो उसकी फिनोल की रिडक्शन हो जाती है, इनके रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जिंक इसके अंदर जाके इसका इसके साथ रिएक्शन होता है ZN ऑक्सीजन का, और ZNO बन जाता है, और साथ बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है। ये था नंबर 4 रिएक्शन। अब आते हैं हम आगे, कन्वर्जन ऑफ फिनोल टू अराइल हैलाइड, ये नंबर 5 है कि हमने फिनोल को कन्वर्ट करना है अराइल हैलाइड के अंदर। कन्वर्जन ऑफ फिनोल टू अराइल हैलाइड, इसको पहले थोड़ा समझना है कि फिनोल को आपने कन्वर्ट करना है अराइल हैलाइड के अंदर, मतलब कह लो कि फॉर्मेशन ऑफ अराइल हैलाइड करनी है। फॉर्मेशन ऑफ अराइल हैलाइड का मतलब ये है, जैसे ये आपका फिनोल था, जैसे ये आपका फिनोल है, यहाँ से OH ग्रुप को हटा के यहाँ पे आपने क्लोरीन को लगाना है, क्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन कोई भी लगा सकते, कोई हैलोजन लगाना, तो आपका अराइल हैलाइड बन जाएगा। आपका ये आपने ये काम करना है। अब मैंने लिखा है कि अगर आपको फिनोल को अराइल हैलाइड में लेके जाना हो तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत मुश्किल काम है। हम इस आसानी से इसको जो होता है वहाँ पे नहीं ले जा सकते, क्योंकि अगर ये मेरे पास फिनोल है,
इसको अगर मैंने लेके जाना है, इसको OH को हटा के यहाँ पे क्लोरीन हैलोजन लगानी है, तो मुझे OH को हटाने के लिए बेसिकली ये वाला जो बॉन्ड होता है, ये वाला जो ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड, ये मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है कि मैं इसको आसानी से यहाँ से हटा दूँ। तो मैंने लिखा इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कन्वर्ट फिनोल टू अराइल हैलाइड, कि बहुत मुश्किल काम है, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड, ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ना आसान नहीं है। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, अब हमने अराइल हैलाइड तो बनाना है, अब उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम किसी तरीके से ये जो OH ग्रुप होता है ना, ये जो OH ग्रुप होता है इसको हम एक्टिवेट करते हैं। ये जो OH ग्रुप होता है इसको एक्टिवेट किया जाता है विद एनी इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप की मदद से, ताकि आपके पास क्या हो कि OH ग्रुप एक्टिवेट हो सके। जब ये एक्टिवेट हो जाएगा ना, फिर इसको यहाँ से हटाना आसान हो जाएगा और क्लोरीन को लगाना बहुत आसान हो जाएगा। क्लोरीन OH को हटाना आसान हो जाएगा और क्लोरीन को इसके साथ आके लगाना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो हमने क्या करना है कि फिनोल लेना है, इस OH ग्रुप को ना किसी तरीके से एक्टिवेट करना है ताकि ये OH ग्रुप यहाँ से हट सके। और एक्टिवेट करने के लिए हमें चाहिए होते हैं इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप, हमें इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप चाहिए। इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप जब बेंजीन रिंग के अंदर मौजूद होंगे वो OH ग्रुप को एक्टिवेट कर देंगे, फिर यहाँ से वो OH हट जाएगा, क्लोरीन इसकी जगह के ऊपर आके लग सकता है। ये आपने काम करना है। यहाँ पे मैंने लिखा है दिस रिएक्शन इज ओनली पॉसिबल, ये रिएक्शन उसी वक्त पॉसिबल है, ओनली पॉसिबल इफ OH ग्रुप इज एक्टिवेटेड बाई इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप when OH group is activated by the electron withdrawing group at ortho and para position, कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर हमने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाना है, उससे OH ग्रुप एक्टिवेट हो जाएगा, वहाँ से हटा के क्लोरीन को लगा देंगे। अब ये काम कैसे करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, फिनोल ले लेते हैं। फिनोल ले लिया हमने, फिनोल लेने के बाद ना उसके साथ हमने एक्टिवेट ग्रुप लगाने हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, जो उसको एक्टिवेट कर सके OH को। उसके लिए हम क्या करते हैं, फिनोल का हम रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3 के साथ। नाइट्रिक एसिड में जो NO2 ग्रुप उसके अंदर होता है ना, वो फिनोल बेंजीन रिंग के अंदर आ जाता है। रिजल्ट में हमें ये वाला कंपाउंड मिल जाता है, ये वाला, कि ये आपका फिनोल था, इसको छोड़ दें, ये आपका फिनोल था। इस फिनोल का ना पहले मैंने रिएक्शन करवाया HNO3 के साथ। उस HNO3 ने क्या किया, यहाँ पे आके अटैक किया, यहाँ भी NO2 लग गया और यहाँ भी NO2 लग गया, आपको ये वाला ग्रुप मिल गया, ये वाला कंपाउंड मिल गया। दिस इज़ 2,4 डाई नाइट्रोफिनोल, 2,4 डाई नाइट्रोफिनोल इस कंपाउंड का नाम है। इसका ये जब मिल गया, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये OH ग्रुप को एक्टिवेट कर देंगे। हम क्या करते हैं, इसका फिर रिएक्शन करवाते हैं PCl5 के साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, तो रिजल्ट में क्या होता है कि यहाँ से ये वाला जो OH ग्रुप होता है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है, यहाँ से एक क्लोरीन इसकी जगह के ऊपर आके लग जाता है। रिजल्ट में हमें ये वाला कंपाउंड जो होता है वो मिल जाता है। दिस इज़ 2,4 डाई नाइट्रो क्लोरो बेंजीन, आपको ये वाला कंपाउंड जो होता है आपको रिजल्ट में मिल जाता है। तो इसको कहते हैं कन्वर्जन ऑफ फिनोल टू अराइल हैलाइड। तो ये मैंने काम यहाँ पे किया है। ये था नंबर 5 रिएक्शन। और मैंने जितने भी रिएक्शंस पढ़े हैं उसमें आपका ये जो OH ग्रुप होता है ना, ये इन्वॉल्व होता है, वो हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो हमने पढ़ने हैं जी दूसरी तरह के रिएक्शंस फिनोल के। ये एक तरह के रिएक्शंस खत्म हो गए, अब दूसरी तरह के पढ़ेंगे, उसको हम कहते हैं रिएक्शंस ऑफ फिनोल ड्यू टू बेंजीन रिंग, कि जो बेंजीन रिंग की वजह से जो रिएक्शन होते हैं, रिएक्शंस ऑफ फिनोल ड्यू टू बेंजीन रिंग, के बेंजीन रिंग की वजह से जो रिएक्शंस फिनोल के होंगे ना, वो उसमें OH ग्रुप इन्वॉल्व नहीं होगा, ये बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होगा। वो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो हम 3 से 4 आज पढ़ेंगे, वैसे 10, 7, 8 हैं वो, बाकी थोड़े से क्या कहते हैं मुश्किल भी हैं और इम्पोर्टेंट भी बहुत अगले वाले रिएक्शन, वो हम अगले लेक्चर में कल देखेंगे। तो हम बेंजीन रिंग को इन्वॉल्व करेंगे। उसके लिए पहला रिएक्शन आता है जी हैलोजिनेशन। हम फिनोल के ना हैलोजिनेशन करवाएंगे, हम फिनोल ले लेंगे, उसके अंदर हैलोजन को ऐड करवाएंगे, इसको हैलोजिनेशन कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया जी ये बेंजीन रिंग और इसके साथ ऊपर मैंने OH ग्रुप लगा दिया है, ये आपका फिनोल है। इसका रिएक्शन मैं करवाता हूँ किसी भी हैलोजन के साथ। जैसे मैंने यहाँ पे ब्रोमीन ले लिया, ब्रोमीन और ब्रोमीन एक्वस लिया, इनके पानी भी इसके साथ एज अ सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है, उसके साथ इसका रिएक्शन करवाया जाता है। रिएक्शन के रिजल्ट में आपके पास क्या होता है, अब आपने याद रखना है, बड़ा कंसेप्चुअल है यहाँ पे, कि जब हम फिनोल के बेंजीन रिंग की वजह से जो रिएक्शंस पढ़ते हैं तो उसमें जो बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होता है
अब बेंजीन रिंग के ना यहाँ पे 6 पोजीशंस हैं, 1 2 3 4 5 और छठी ये वाली पोजीशन, 6 पोजीशन है कार्बन की। जो आने वाला ग्रुप होता है ना वो या तो ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे जाएगा, वो मेटा पे अटैक नहीं करता। ये हम आगे लेक्चर में देखेंगे ऐसा क्यों होता है। तो ये OH ग्रुप है, OH के हिसाब से ये इसकी ऑर्थो पोजीशन है, फिर ये मेटा होती है, फिर ये पैरा होती है, फिर ये आपके पास होती है ऑर्थो आ जाती है, मेटा आ जाती है, फिर ये आपके पास होती है ऑर्थो आ जाती है। तो ये मेटा आपने क्या करना है कि याद रखना है कि आपने ऑर्थो और पैरा के ऊपर ही आपने जो होता है वो अटैक करवाना होता है। तो ये फिनोल प्लस हैलोजन मैंने ब्रोमीन लिया, इसके साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं पानी की मौजूदगी में। तो रिजल्ट में क्या होता है कि यहाँ से ये जो बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होगा, इस बेंजीन रिंग में हर कार्बन के पास एक एक H होता है, हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है, हमें पता है। तो यहाँ से एक H बाहर निकलता है, उसकी जगह के ऊपर यहाँ से एक ब्रोमीन उसके अंदर आके यहाँ पे आके लग जाएगा। तो यहाँ पे आपके एक ब्रोमीन लग गया और यहाँ से एक H बाहर आ गया। फिर क्या होता है, ये ऑर्थो पोजीशन हो गई, फिर आपने मेटा पे नहीं अटैक करवाना, पैरा पे आना है। फिर यहाँ से बेंजीन है, यहाँ से एक H बाहर आएगा, उसकी जगह के ऊपर यहाँ पे क्या होगा कि एक ब्रोमीन यहाँ पे आके लग जाएगा। रिजल्ट में ये वाला कंपाउंड, ये ब्रोमीन यहाँ पे लग गया। फिर क्या होता है, मेटा पे फिर नहीं अटैक, आपका ऑर्थो पे, फिर ऑर्थो और पैरा पे करवाना है। तो ये ऑर्थो, ये पोजीशन अगेन, तो यहाँ से फिर एक H बाहर निकलता है, फिर एक ब्रोमीन आता है, इसके साथ आके लग जाता है। रिजल्ट में आपको ये वाला कंपाउंड मिल जाता है। और इसमें जो OH ग्रुप होता है वो SH ही प्रेजेंट होता है। और यहाँ से जो 3 H बाहर निकाले, एक यहाँ से एक यहाँ से, 3 H बाहर निकाले और ये 3 ब्रोमीन के साथ मिलकर जो 3 ब्रोमीन यहाँ से, टोटल हमने यहाँ पे 6 ब्रोमीन लिए हैं, 6 ब्रोमीन के आइटम है। 3 ब्रोमीन तो इसके अंदर चले गए ना, 3 ब्रोमीन जो बच गए और 3 जो H बचे होते हैं वो 3HBr बना देंगे और आपका ये वाला कंपाउंड बन जाता है। और इसमें OH ग्रुप SH ही प्रेजेंट होता है। यहाँ पे थोड़ा उलट आ गया, पहले हमने बेंजीन रिंग को SH रखा था, अब हम OH ग्रुप को SH रखेंगे और रिंग के ऊपर अटैक करवाते हैं। ये आपका हैलोजिनेशन के केस में ऐसा होता है। अब यहाँ पे ना हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ना ट्राई हैलोजिनेशन करवाई है, मतलब 3 ग्रुप आके अटैक करवाए। हम मोनो हैलोजिनेशन भी करवा सकते हैं। हम ऐसा कुछ करते हैं कि बेंजीन का जब हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाएं तो सिर्फ एक ब्रोमीन इसके अंदर जाए, वो यहाँ पे चली जाए, वो यहाँ पे चली जाए, वो यहाँ पे चली, सिर्फ एक ही जाए, ज़्यादा ना जाए, ना डाई जाए ना ट्राई हो, सिर्फ मोनो हैलोजिनेशन हो। तो मोनो हैलोजिनेशन करवाने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपना सॉल्वेंट को बदल देते हैं। हम यहाँ पर अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लें, जैसे हम CH2 ले सकते हैं, CCl4 ले सकते हैं, CHCl3 ले सकते हैं एट लो टेम्परेचर। तो अगर हम ये कंडीशन दे दें, कंडीशन को बदल दें, मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट क्या कौन से ले लें, हम नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लें एट लो टेम्परेचर। तो उससे फिनोल का जब हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मोनो हैलोजिनेशन होती है। फिर 3 ब्रोमीन अटैच नहीं होते, सिर्फ एक ब्रोमीन ही होता है, वो यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है, सिर्फ एक ही अटैच होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट, तो ये लाइन भी अपने साथ याद रखनी। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हम क्या करते हैं, इसी में आता है हैलोजिनेशन में कि हम फिनोल ले लेते हैं, इसका ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ CS2 कार्बन डाइसल्फाइड इज अ नॉन पोलर, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है एट लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर 5 सेंटीग्रेड तक। तो फिनोल का लो टेम्परेचर पर जब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो क्या होता है, मैंने कहा है कि आपके पास मोनो हैलोजिनेशन होगी। ये हमने एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे देख रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देख रहे हैं कैसे होगी कि अब यहाँ पे ब्रोमीन है, ब्रोमीन ऑर्थो पे जाएगा, पैरा पे जाएगा या ऑर्थो पे जाएगा, बस 2 ही पोजीशन, ऑर्थो और पैरा, मेटा पे नहीं जाएगा। अब यहाँ से एक ब्रोमीन इसके साथ यहाँ पे लगना, तो यहाँ से एक H को बाहर निकालता है और ब्रोमीन इसके साथ आके लग जाता है, तो रिजल्ट में आपको ये वाला कंपाउंड मिल जाएगा, यानी कि ऑर्थो पोजीशन पे चला जाएगा। और फिर आपका क्या होता है दूसरा, एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपका जो ब्रोमीन है वो ऑर्थो पे ना जाए, वो पैरा पे चला जाए। पैरा पे जाएगा तो पैरा के ऊपर एक H को बाहर निकालेगा, खुद उसकी जगह ले लेगा, तो आपको रिजल्ट में ये वाला कंपाउंड मिल जाएगा और ये भी कंपाउंड मिलता है। 2 तरह के कंपाउंड की पॉसिबिलिटी है। हमें यहाँ पे ना दोनों का मिक्सर मिल जाता है, बाज़ में हमें दोनों का यहाँ पे मिक्सर मिल जाता है कि हमें ऑर्थो वाला भी प्रोडक्ट मिल जाता है और पैरा वाला भी मिल जाता है। फिर हम दोनों की डिस्टिलेशन कर लेते हैं और रिजल्ट में इन दोनों को अलग कर लिया जाता है। तो ये होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट एट लो टेम्परेचर के ऊपर, ये रिएक्शन फिजिबल है। लेकिन अगर पोलर सॉल्वेंट ले लें और रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन करवाएं तो ये ट्राई हैलोजिनेशन पॉसिबिलिटी है। अब आते हैं नेक्स्ट, ये था जी आपका हैलोजिनेशन। इसमें सिर्फ हमने बेंजीन रिंग को इन्वॉल्व करवाया, याद रखना है हमने OH ग्रुप को इन्वॉल्व नहीं करवाया। नेक्स्ट आता है बच्चे नाइट्रेशन। हम बेंजीन की फिनोल की नाइट्रेशन पढ़ेंगे ड्यू टू बेंजीन रिंग। हम क्या करते हैं जी, ये मैंने ले लिया जी फिनोल, इसका रिएक्शन करवाते हैं HNO3 के साथ। अब फिनोल ना नाइट्रिक एसिड के साथ 2 तरह से रिएक्शन करता है।
अगर फिनोल का डिल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो प्रोडक्ट हमें कुछ और मिलती है। अगर फिनोल का कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें प्रोडक्ट कुछ और मिलती है। दो तरह के कि हम अगर डिल्यूट लेंगे तो प्रोडक्ट और मिलती है, कंसनट्रेटेड लेंगे तो प्रोडक्ट और मिलती है। हम दोनों रिएक्शंस पढ़ते हैं। पहले हम देख लेते हैं, ये फिनोल है, इसका HNO3 लेते हैं डिल्यूट, मैंने DIL लिखा डिल्यूट, मतलब ये अच्छा खासा इसमें पानी मौजूद है, डिल्यूट कंसनट्रेटेड नहीं है। व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद डिल्यूट नाइट्रिक एसिड एट 250 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, H2SO4 इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो इसके साथ इसका रिएक्शन जब हम करवाया जाता है तो आपके पास क्या होता है, और हमें पता है जब भी नाइट्रिक एसिड के साथ करवाते हैं तो नाइट्रिक एसिड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं HONO2, हम ऐसे भी लिखते हैं HO और NO2 ऐसे इकट्ठा लिखते हैं। तो नाइट्रिक एसिड में जो NO2 होता है ना, वो क्या करता है, वो यहाँ से एक H को बाहर निकालता है और खुद उसकी जगह आके लग जाता है। और मैंने बताया आपको कि हमेशा ग्रुप जो आके लगेगा आने वाला, वो या तो ऑर्थो पे लगता है या पैरा पे लगता है, ऑर्थो और पैरा पे लग सकता है, ये दो ही पॉसिबिलिटी है। तो फिनोल का रिएक्शन करा HNO3 के साथ, इसमें जो NO2 ग्रुप होता है वो ऑर्थो पे लग जाता है, लेकिन उसके लिए उसको H को बाहर निकालना पड़ता है। यहाँ से इसने एक H को बाहर निकाला, वो वाला जो H होगा वो इस OH के साथ मिलकर साथ पानी बना देगा, और जो ये NO2 होता है वो इस ऑर्थो पे जाके लग जाएगा। रिजल्ट में आपको ये वाला कंपाउंड मिल जाएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मिल जाएगा। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ऑर्थो पे ना जाए, ये NO2 यहाँ पे चला जाए, यहाँ पे चला जाएगा तो पैरा के आके लग जाएगा, तो रिजल्ट में ये वाला कंपाउंड मिल जाएगा। फिर भी आपका पानी जो होता है मिल जाता है, और मोस्टली इन दोनों का मिक्सर मिलता है। मैंने यहाँ पे लिखा है इन दोनों का मिक्सर मिलता है, दोनों का आपके पास जो होता है वो मिक्सर मिलता है। फिर दोनों को सेपरेट कर लिया जाता है स्टीम डिस्टिलेशन करने से, या और भी प्रोसेस है इन दोनों को सेपरेट करने के, तो इनको सेपरेट कर लिया जाता है, अलग अलग कर लिया जाता है। तो ये करवाया जाता है जब हम डिल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ फिनोल का रिएक्शन करवाते हैं तो हमें ये प्रोडक्ट मिल सकती है। अब हम आते हैं अगर फिनोल का कंसनट्रेटेड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ये फिनोल है, व्हेन ट्रीटेड विद कंसनट्रेटेड, हमने HNO3 को कंसनट्रेटेड लिया है एट 100 सेंटीग्रेड, यहाँ टेम्परेचर होता है, इसकी मौजूदगी में रिएक्शन करवाया जाता है। तो रिजल्ट में आपके पास क्या होता है, रिजल्ट में ये होता है कि जो ये नाइट्रिक एसिड होता है ना, ये एक फिनोल और 3 नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं एक रिएक्शन में, और 3 नाइट्रिक एसिड में जो 3 NO2 ग्रुप होते हैं, एक NO2 ग्रुप यहाँ पे लग जाता है, एक NO2 ग्रुप यहाँ पे लग जाता है, एक NO2 ग्रुप यहाँ पे लग जाता है। तो रिजल्ट में हमें यहाँ पे पिक्रिक एसिड मिल जाता है। दिस इज अ पिक्रिक एसिड, NO2 ऑर्थो पे लगा है, पैरा पे लगा, फिर ऑर्थो पे लगा है। यहाँ पे कुछ सीन और था, यहाँ पे क्या था कि यहाँ तो प्रोडक्ट हमें यहाँ पे आके लग सकता है, और आने वाला जो एक ये हो सकती है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट मिल जाएगी। फिर ये हो सकता है कि जो आने वाला ग्रुप NO2 वो किसी और बेंजीन के यहाँ भी लग सकता है, मतलब उसमें एक बेंजीन इन्वॉल्व नहीं है, वहाँ पे 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है कि इसी में NO2 ग्रुप यहाँ भी इसके हर तरफ लग जाता है। रिजल्ट में हमें पिक्रिक एसिड मिल जाता है। ये उस वक्त होता है जब हम नाइट्रिक एसिड को कंसनट्रेटेड ले लेते हैं, तो रिजल्ट में हमें ये वाला कंपाउंड मिल जाता है, और साथ हमें यहाँ पे पानी मिलेगा, और पानी में हमें यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल मिलते हैं प्लस 3H2O। आगे आता है जी, ये था जी नाइट्रेशन। आगे आती है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन हमें पता है जी, अगर हम पहले भी हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हम बेंजीन रिंग के अंदर SO3 ग्रुप को, SO3H ग्रुप को इन्वॉल्व कर देते हैं, इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, सल्फोनेशन कहते हैं। हम फिनोल की सल्फोनेशन करवाएंगे। अब अगेन फिनोल की सल्फोनेशन 2 तरीक़ों से हो सकती है। अगर हम फिनोल की सल्फोनेशन करवाते हैं टेम्परेचर के फ़र्क पर, तो प्रोडक्ट हमें मुख्तलिफ मिलती हैं। जैसे अब मैंने ना ये सल्फोनेशन लिखा, और ये मैंने दरमियान में फिनोल लिखा, ये फिनोल है। व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड एट 100 सेंटीग्रेड, व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड एट 100 सेंटीग्रेड पर इसका रिएक्शन करवाया जाता है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड को हमें पता है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं जी HOSO3H, ऐसे भी लिख सकते हैं फिनोल सल्फ्यूरिक एसिड को। तो इसमें क्या होता है, जो इसका ये SO3H ग्रुप होता है ना, वो क्या करता है, वो बेंजीन रिंग के अंदर चला जाता है। अब जब फिनोल का सल्फ्यूरिक एसिड एट 100 सेंटीग्रेड पर रिएक्शन करवाया जाता है, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि SO3H कहाँ पे जाएगा, क्या ऑर्थो पे जाएगा, मेटा पे जाएगा, या ऑर्थो पे जाएगा, पैरा पे जाएगा, या ऑर्थो पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा। तो देखा गया जब 100 सेंटीग्रेड पर रिएक्शन करवाते हैं तो आने वाला ग्रुप जो होता है ना SO3H, वो आपके पास पैरा पोजीशन पर जाता है 100 सेंटीग्रेड पर, और ये आपकी प्रोडक्ट बनती है। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट यही बन रही है कि SO3H पैरा पे लग रहा है आके, लेकिन थोड़ी सी पॉसिबिलिटी ये भी है कि आने वाला जो SO3H है वो ऑर्थो पे भी जा सकता है, यहाँ पर या यहाँ पर। तो ये एक और प्रोडक्ट भी बन सकती है, लेकिन वो बहुत माइनर है।
मेजर प्रोडक्ट यही वाली है कि मेजर आपको ये बनती है जब हम 100 सेंटीग्रेड पर करवाते हैं। लेकिन अगर हम फिनोल का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं एट 25 सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाते हैं, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाते हैं, तो रिजल्ट में क्या होता है कि जो आने वाला ग्रुप SO3H होता है ना, वो आपके पास पैरा पे नहीं जाता, वो ऑर्थो पे चला जाता है, और ऑर्थो पे SO3H ग्रुप लग जाता है, तो रिजल्ट में ये वाला कंपाउंड मिलता है। और ये मेजर प्रोडक्ट है। इसके साथ माइनर भी बनती है। माइनर में क्या है कि पैरा पे चला जाए, और माइनर भी इसके साथ बनती है, लेकिन वो हम लिख नहीं रहे। तो यहाँ से दो बातें समझ में आती हैं कि जब फिनोल का 100 सेंटीग्रेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो पैरा वाली मेजर प्रोडक्ट है। अगर फिनोल का 25 सेंटीग्रेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ऑर्थो वाली मेजर प्रोडक्ट है, लेकिन ये दूसरी पैरा वाली भी बन रही है। यहाँ पे ऑर्थो वाली भी बन रही है, यहाँ पे पैरा वाली बन रही है, लेकिन ये माइनर कहलाती है। ये दोनों बातें आपने याद रखनी है। मतलब इसमें जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, टेम्परेचर के अगर जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, रीज़न अगर इसकी देखें, टेम्परेचर जब हम इंक्रीज़ करते हैं जैसे 100 सेंटीग्रेड, तो पैरा पोजीशन पर उसकी रिएक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ग्रुप आके लगता है। ये था 8वां रिएक्शन। अब आते हैं लास्ट रिएक्शन के ऊपर, दैट इज़ द फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फिनोल की हम करवाएंगे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का बच्चे मतलब ये है कि आपने ना फिनोल लेना है, उसके अंदर आपने अल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाना है, अल्काइल ग्रुप को लेके आना है। ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है। अब फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जब हम बेंजीन की करवाते थे तो हम उसके अंदर आपके पास होता है अल्काइल ग्रुप को लेके आते थे किसी कैटलिस्ट की मौजूदगी में। जैसे कैटलिस्ट हम AlCl3 इस्तेमाल क्या करते थे, तो यहाँ भी सेम काम है। हम यहाँ पे लेंगे जी, दिस इज़ अ फिनोल। व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद अल्कीन, व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड, जैसे HF एसिड की मौजूदगी में, यहाँ पे AlCl3 इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उससे ना जो हमें प्रोडक्ट मिलती है, जो हमें अल्काइल फिनोल प्रोडक्ट में मिलता है, उसकी ना यील्ड बहुत कम होती है, वो इतना अच्छा कैटलिस्ट नहीं माना जाता इस रिएक्शन के लिए, तो इसलिए हम एसिड को इस्तेमाल करते हैं। तो इवन फिनोल इज ट्रीटेड विद अल्कीन, दिस इज़ अ 1 प्रोपीन के ऐसा रिएक्शन करवाया जाता है HF या एसिड की मौजूदगी में, तो रिजल्ट में आपके पास क्या होता है। अब यहाँ पे ये देखो, ये आपका है जी फिनोल, ठीक है, और इसका रिएक्शन करवा रहे हैं हम इसके साथ, अल्कीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। अब मैंने कहा जब इसका रिएक्शन करवाएंगे तो आने वाला ग्रुप या तो ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे जाएगा, ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे जाएगा, या दोनों ऊपर ही जा सकती पॉसिबिलिटी है। अब क्या करते हैं, जब इसका रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से अगर ग्रुप ने यहाँ पे आके लगना, इस ग्रुप ने, इस पूरे ग्रुप ने यहाँ पे आके लगना, तो यहाँ से एक H को बाहर निकलना पड़ता है। यहाँ से जो एक H होता है वो यहाँ से एक H बाहर निकलता है, और ये वाला H जो होता है इस CH2 के साथ आके लग जाता है। जैसे ये वाला जो यहाँ से बाहर आया है वो CH2 के साथ आके लगेगा, इसका ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और ये बन जाएगा CH3, यहाँ से CH3 बन जाएगा, ये वाला CH3 बनेगा। अब CH3 बनेगा, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव का चार्ज, क्योंकि इसकी बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये कार्बोकेटायन बन जाएगा, ये C जो होता है वो इस कार्बन के साथ आगे लग जाएगा। रिजल्ट में आपको ये वाला कंपाउंड मिल जाएगा, ये वाला, कि ये वाला जो CH था उसने इसके आगे साथ लग गया CH, और इसके रिजल्ट में ये CH3 भी इसके साथ आके लग गए, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे आके अटैक हुआ, तो ये प्लॉट मिली। लेकिन पैरा पे भी तो हो सकता है, जब पैरा पे होगा तो ये वाला कंपाउंड पैरा पे आके लगेगा, तो पैरा से यहाँ से जो एक H है वो यहाँ से एक H बाहर आएगा, ये वाला H इस CH2 के साथ लग के CH3 बनेगा, और ये वाला जो CH दरमियान वाला होता है वो इसके साथ आके, इस कार्बन के साथ आके लग जाएगा। रिजल्ट में आपको ये वाला कंपाउंड मिल जाएगा। तो ये इन दोनों का हमें यहाँ पे मिक्सर मिल जाता है, ऑर्थो वाली प्रोडक्ट भी मिलती है और पैरा वाली भी मिलती है। इस प्रोडक्ट को, ये जो प्रोडक्ट हमें ये वाली मिली है या ये वाली मिली है, इसको कहते हैं अल्काइल फिनोल, क्योंकि फिनोल तो है, इसको छोड़ दें तो ये फिनोल है और ये अल्काइल ग्रुप है, तो ये बन जाता है अल्काइल फिनोल। तो इस रिएक्शन को हम ये भी कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल फिनोल, कि यहाँ पे अल्काइल फिनोल की फॉर्मेशन हो गई है। और ये आपका हमने यहाँ पे ये देखा कि जब फिनोल का वन अल्कीन के साथ रिएक्शन, 1 प्रोपीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हम फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के लिए अल्कीन को इस्तेमाल कर, हम किसी और चीज़ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वन फिनोल को ट्रीट करते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ, दिस इज अल्काइल हैलाइड, ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद टर्शरी अल्काइल हैलाइड CH3 थ्राइस CCl इन द प्रेजेंस ऑफ HF, या कोई भी एसिड H2SO4 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी मौजूदगी में रिएक्शन करवाते हैं, तो अगेन या तो ये ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे जाएगा। अब ऑर्थो और पैरा पे जाने के लिए इस कंपाउंड को यहाँ से एक H को बाहर निकालना पड़ेगा, यहाँ से एक H बाहर निकलता है
अगर यहाँ पे जाएगा, यहाँ से जो एक H बाहर निकलेगा, यहाँ से जैसे ही बाहर निकलता है वो Cl के साथ मिलकर वो यहाँ पे HCl बना देगा, और ये वाला जो हिस्सा बच जाएगा ये वाला, वो यहाँ पे आके लग जाएगा। तो रिजल्ट में आपको ये वाला जो कंपाउंड होता है वो ये वाला आपके पास जो होता है वो बन सकता है। मतलब कि अगर वो यहाँ पे लगेगा तो आपका मैंने दूसरा कंपाउंड लिखा नहीं है, जगह कम थी तो यहाँ पे आके लग जाएगा। यहाँ आपके पास ये हो सकता है कि आने वाला ग्रुप यहाँ पे आके लगे तो आपका ये वाला कंपाउंड, मैंने एक प्रोडक्ट लिखी, जगह कम थी तो आपने दोनों ही लिखनी है। लेकिन मेजर जो प्रोडक्ट हमें मिलती है वो हमें ये वाली मिलती है, पैरा वाली, वो आपके पास मेजर प्रोडक्ट बनती है। तीसरा आता है जी, व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ HF, या कोई भी सल्फ्यूरिक एसिड या कोई भी एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी मौजूदगी में रिएक्शन करवाते हैं। हमें आने वाला ग्रुप ऑर्थो पे भी जा सकता है, पैरा पे भी जा सकता है। मान लो उसने ऑर्थो पे जाना है, ऑर्थो पे जाने के लिए यहाँ से एक H को बाहर निकलना पड़ता है। जो H यहाँ से बाहर निकलता है वो इस OH के साथ मिलकर, अल्कोहल के साथ जो OH होता है उसके साथ मिलकर वाटर बना देता है, और रिमेनिंग में जो ये वाला ग्रुप होता है ना RCH2, वो इस जो H बाहर निकला होता है उसकी जगह के ऊपर यहाँ पे आके लग जाएगा। रिजल्ट में आपको ये वाला कंपाउंड मिल जाएगा, CH2R और फिनोल ऐसे आ जाएगा। फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आने वाला ग्रुप पैरा पे जाए, अगर पैरा पे जाएगा तो यहाँ से एक H को बाहर निकालेगा, OH के साथ मिलकर वाटर बना देगा, और जो ये CH2R होता है वो इसकी जगह के ऊपर आके लग जाएगा। रिजल्ट में आपको बच्चे ये वाला कंपाउंड जो होता है वो मिल जाता है। यानी कि इन दोनों का हमें यहाँ पे मिक्सर मिलता है। लेकिन यहाँ से जो जब दूसरा रिएक्शन हमने पढ़ा था अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें जो मेजर प्रोडक्ट मिलती है ना वो हमें ये वाली मिलती है, पैरा वाली मिलती है। तो बेटा ये था सारे आपके रिएक्शंस ऑफ फिनोल। याद रखने के रिएक्शन ऑफ फिनोल ड्यू टू OH ग्रुप वाले कौन से हैं, यहाँ तक 5 रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग वाले, जो आगे हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। यहाँ तक आपने करना। रिएक्शंस को मैंने बाहर आके आगे लिख लिख के याद करते हैं, वैसे याद नहीं आते, वैसे ये भूल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से एक चीज़ रह गई थी कि ये जो रिएक्शन है ना ईथर फॉर्मेशन वाला, इस रिएक्शन को हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस भी कहते हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस भी कहते हैं। ईथर के अगला पोर्शन ईथर वाला आता है, इसी चैप्टर का छोटा सा पोर्शन है, उसमें हम ये दोबारा पढ़ेंगे इसी रिएक्शन को। तो इस रिएक्शन, ये वाला जो रिएक्शन होता है ना, ये वाला जो हमने किया है जिसमें हमने ईथर बनाया है, ये एक साइंटिस्ट के नेम से है विलियमसन। तो इस रिएक्शन को विलियमसन ईथर सिंथेसिस भी कहते हैं, विलियमसन ईथर फॉर्मेशन भी कहा जाता है। तो ये था बच्चे रिएक्शन, इसको याद करना है अच्छे से और ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। शुक्रिया।